नमस्कार। सनराइज न्यूज़ की टीम इस वक्त पहुंच चुकी है करहल और रात का बज रहा है 12:15। अब हम आ पाए हैं और उसी के साथ हमने आज की यात्रा जो करी वो हमारी इटावा थी। इटावा के साथ हमने सैफई को भी कवर किया। हम लायन सफारी भी गए, वहाँ पर चीज़ें देखी। हालांकि वहाँ पर रिपोर्ट हम नहीं कर पाए, लेकिन हमने वहाँ की व्यवस्था देखी और उसी के साथ इटावा के साथ साथ हमने सैफई का आज और दौरा किया। क्योंकि सैफई जाहिर तौर से जब समाजवादी पार्टी की सरकार रही तो सैफई वो धरती है जहाँ से धरती पुत्र कहे जाने वाले मुलायम सिंह यादव आते हैं वहाँ से। और मुलायम सिंह यादव की कोठियाँ वहाँ पर अभी भी बनी हुई हैं, आज भी आते हैं। शिवपाल यादव की विधानसभा पड़ती है सैफई। शिवपाल यादव वहाँ से इस बार साइकिल से प्रत्याशी हैं और शिवपाल यादव एक कहा जा रहा है कि वो बड़ी लहर है उनकी। और उसी के साथ उनका जो हमेशा से कुनबा रहा है जसवंत नगर विधानसभा सीट की बात करें तो। हालांकि इटावा की जो सदर सीट है वो हमेशा बदलती रहती है, कभी वहां पर भाजपा का परचम लहरा जाता है तो कभी वहां पर समाजवादी पार्टी का तबका रहता है। वहां का जो किला है उनका वो खड़ा हो जाता है। लेकिन आसपास के क्षेत्रों की बात करें तो वहां पर काफी सारी चीजें अलग रहती हैं, समीकरण अलग रहते हैं। वहां से हमारी शुरुआत हुई, हम लाइन सफारी गए। लाइन सफारी के बाद हमने कई सारे गांवों से ग्राउंड रिपोर्ट कवर की। सैफई से भी, यानी कि मुलायम सिंह यादव का जो घर है, जो कोठी है उनकी, उससे लगभग 200-300 मीटर के आसपास के एरिया को हमने कवर किया। वहां के लोगों से बात करी। आज भी जब लोगों का जो जुड़ाव है वो मुलायम सिंह यादव के साथ है। तो वहां से हमारी यात्रा हुई और उसी के साथ वहाँ की हमने एक बहुत फेमस चाय पी, जो खुद मुलायम सिंह यादव और अखिलेश यादव ने उस वहाँ पर चाय पी और उसको एक स्मृति चिन्ह भी भेंट किया। उस चाय वाले से भी हमारी मुलाकात हुई, उससे भी हमने बात करी। हमारी रिपोर्ट में वो भी मौजूद था। उसके बाद हमने सफ़र तय किया और हम करहल आ गए हैं। और अब करहल में देखना होगा क्या कुछ अहम रहता है। बाकी मैं चाहूँगा कि सौरभ जी आप बताएं एक्सपीरियंस कैसा रहा, क्योंकि आज हमने बहुत सारी नई चीज़ें भी देखी हैं, चाहे इटावा की बात करें या पूरे अपने सफ़र की बात करें। तो इटावा में मैं चाहता हूँ कि आप वो एक्सपीरियंस शेयर करें। एकदम शुरुआत हमारी कहाँ से हुई थी आज? आज हमारी इटावा से ही हुई थी। इटावा में इटावा से जसवंत नगर वाली सीट से हमारी शुरुआत हुई थी। जसवंत नगर हम रात में रुके थे और उसके बाद सुबह इटावा पहुंचे हम। तो इटावा जैसे कि अभी बीजेपी की विधायक हैं वहां पर अभी मौजूदा सरिता भदौरिया। सरिता भदौरिया, उनसे बात भी हुई और उनका इंटरव्यू भी किया। वो आपको दिख गया होगा आज वो। उसके बाद फिर हम राम गोपाल यादव जो प्रोफेसर हैं उनकी एक सभा थी, वहां तक गए और वहां पर भी हमने एक रिपोर्ट की। राम गोपाल यादव से बात भी हुई है, वो आपको कल दिखेगा। वो एक सवाल से थोड़े वो नाराज से हो हमारे गए वो। सवालों से हालांकि वो काफी हाँ, बचते हुए दिखे बचते इधर हुए दिखे उधर, वो। लेकिन जाहिर सी वो बात है, सवाल पूछना हमारा काम है हाँ, तो हमने वो पूरा किया। तो वो और उसके बाद फिर एक गांव में हमने पहुंचे थे जहाँ पे महिलाएं मिली थी, कुछ महिलाएं मिली थी और कुछ पुरुष भी थे। तो एक तो आपने देखा जब आप महिलाएं बच रही थी पहले वो आने से उनके सामने, अपने जो गांव के लोगों के सामने। लेकिन जब वो पहले झिझक रही थी, जब बोलना शुरू किया तो खूब बोली फिर वो। एक उसमें एक बुजुर्ग महिला थी बहुत, वो आप देखा उनका मतलब उनके आंसू आ रहे थे वो। और उन्होंने प्रसाद बोला, 500 रुपए का प्रसाद बोला है अखिलेश यादव की जीत पर। और पता नहीं क्या क्या, बहुत ज्यादा इमोशनल हो रही थी वो उसे बोलते हुए वो। तो वो भी थी, उन लोगों की वहाँ समस्याएं थी। जहाँ भी हम जा रहे हैं हमें वो समस्या हर आदमी बता रहा है, जो भी गांव के क्षेत्रों में, कि ये खुले जानवरों की समस्या बहुत है, गाय और ये मवेशियों की अभी समस्या तक हर जिले हर में, जगह हर है। विधानसभा में, किसानों से जहां भी हमने बात करी, हमें ये चीज जाहिर तौर पर बिल्कुल साफ देखने को मिली है। तो ये समस्या तो एक सबसे बड़ी समस्या है और कई जगहों पर तो लोगों ने ये तक कह दिया है कि हम एक बार भाजपा को वोट देंगे। लेकिन अगर इस बार भी वो समस्या का समाधान नहीं हुआ तो फिर जाहिर तौर से ये आसपास के सालों में, आसपास के चुनाव मतलब में जो भटक भी नहीं जो पाएंगे। समर्थक भी हैं बिल्कुल, वो जो वोट देते ही हैं बीजेपी को, वो भी ये कह रहे हैं कि ये समस्या बहुत बड़ी है। वो समस्या उनकी, कह रहे फसल हमारी अब 1-2 बीघे वाले किसान हैं जो बेचारे, तो उनका फसल ही चौपट हो रही है बिल्कुल उससे। कह रहे हैं हम रात रात भर जागते हैं। और फिर उसमें एक कल जब हम बिल्टीगढ़ एक गांव में गए थे तो वो बोल रहे थे कि हमारी ड्यूटी है, सबकी बटी हुई है। सुबह हमारी ड्यूटी है, फिर हमारे बेटे की ड्यूटी है दोपहर में, शाम को पत्नी है, फिर ऐसे करके उन्होंने बांट रखी है। तो ये दिक्कतें बहुत ज़्यादा हैं लोगों की। और दूसरी, जब हम इटावा में हमने देखा कि समाजवादी सपा का जैसे गढ़ माना जाता, तो वो है उतना वो उनका आसपास। लेकिन जो सदर वाली सीट है वहाँ पे थोड़ा बीजेपी की स्थिति मजबूत हुई है।
तो और बाकी जब हम करहल हाँ सैफई गए, सैफई में जो गांव है इनका, तो वो आपको कहीं से भी मतलब गांव तो लग ही नहीं रहा था। मैं पहली बार गया था वहां पे, बाकी हमारी टीम एक बार पहले भी जा चुकी है। तो वो आपको उसमें स्टेडियम भी दिख रहा है, आपको इंटर कॉलेज, डिग्री कॉलेज। सैफई को विकसित किया है, ये उस बात तो गांव है। में जाके अच्छा तो लगा, इसमें कोई दो राय नहीं कि गांव ऐसे भी होते हैं, ऐसे होने चाहिए। लेकिन एक अफसोस ये लगा कि जैसे हम हैं, अब हम बदायूं से आते हैं, तो वहाँ हमारे गांव में इतना विकास कैसे होगा? क्या हमें इंतजार करना पड़ेगा कि हमारे यहाँ से कोई मुख्यमंत्री बने या कोई बड़े मिनिस्टर है कोई बने तब हमारे गांव में विकास होगा? जब नेता इस तरह के एग्जाम्पल सेट करते हैं, चाहे वो अपने गृह क्षेत्र सब अपना करवाते हैं, तो फिर इसी नज़र से दूसरे जिलों को, दूसरे गांव को क्यों नहीं देखते? फिर वो उतना विकास तो नहीं, आप उससे आधा भी करवा दीजिए दूसरे गांव में, लेकिन वो भी नहीं दिखता। इसी गांव से अब जैसे सैफई हमने देख लिया गांव, ये उनका गृह क्षेत्र है तो वो दिख रहा है। इसी विधानसभा में, जसवंत नगर विधानसभा में सैफई है, जसवंत नगर विधानसभा में जो गांव था कल हम जिसमें रिपोर्ट की थी हमने, उतरे ही गांव है, वहां देख लीजिए आप। मतलब आप रास्ता निकलना मुश्किल हो जाएगा आपका। तो हाँ, जो मैं कल भी एक कहना चाह रहा था कि जो गढ़ की बात होती है, तो उज्जवल जब हम इस लाइव से पहले हम बात कर रहे थे कि गढ़ वाली राजनीति होती है, जो किसी एक का गढ़ है तो वो आप उसे कैसे मानते हैं कि वो अच्छी चीज है या खराब चीज है? वो अच्छी चीज है तो क्यों अच्छी है, और खराब है तो क्यों खराब है? ये थोड़ा सा आप बताइए, देखिए, फिर मैं मेरा बताता हूँ। जहाँ तक का विचार है कि जैसे किसी का गढ़ बन जाता है, जैसे आप समाजवादी पार्टी की बात करें तो उसके गढ़ की बातों में आएगा, एक तो मैनपुरी जिला आ जाएगा, उसके बाद आजमगढ़ आ जाएगा, इटावा आ जाएगा और कन्नौज आ जाएगा। ये समाजवादी पार्टी के गढ़ कहे जाते हैं। बीजेपी के गढ़ की बात करें तो गोरखपुर को आप ले लीजिए, हाल ही में अयोध्या को ले लीजिए, वाराणसी को ले लीजिए। ये ऐसे भारतीय जनता पार्टी के गढ़ कहे जाते हैं। गढ़ में एक समस्या ये होती है कि गढ़ में सरकार रहने तक विकास होता है। अगर जैसे सपा का गढ़ है कोई, तो वहां तक खूब विकास होगा। आप सैफई में देखो, सैफई महोत्सव मनाया गया, सैफई की सड़कें चौड़ी करी गई, सैफई में बिजली की व्यवस्था 24 घंटे होती थी, 24 घंटे बिजली आती थी। ऐसा ही हर क्षेत्र में रहा। कन्नौज की बात करें तो वहां पर परफ्यूम पार्क सपा सरकार में दिया गया, उसके साथ ही म्यूजियम बनवाया गया, ओवरब्रिज के निर्माण हुए। लेकिन अब जब सरकार नहीं है, तो जो उस सरकार में गढ़ या कहूं बीबीआईपी जिला घोषित कर दिया जाता है, बीबीआईपी की तमका दिया जाता है, वो बाद में रह जाता है। जैसे सैफई की बात करें तो अब वहां के लोग बताते हैं कि हमें सिर्फ 16 घंटे बिजली मिलती है, क्योंकि भाजपा सरकार है। कन्नौज की बात करें तो सपा सरकार ने बनवाया कि म्यूजियम का आज तक उद्घाटन नहीं हुआ। उसी के साथ वहां के जो परफ्यूम पार्क है उसके लिए जमीन सपा सरकार में आवंटित हुई, आज तक वो परफ्यूम पार्क नहीं बना। तो गढ़ में विकास तो उस सरकार के रहने तक तेजी से होता है, लेकिन जब सरकार नहीं होती है तो उतनी ही तेजी से विनाश भी हो जाता है। ये ठीक वैसे ही है कि अगर एक तरफ तो गाड़ी चल रही तो हम बहुत स्पीड से ले जा रहे हैं, और एक बार तो गाड़ी बिल्कुल खड्ड में जा रही है, बिल्कुल उबड़ खाबड़ रास्ते से चल रही है। तो बेहतर है कि ऐसे रास्ते पर चला जाए जहां पे कांस्टेंट स्पीड पे चला जाए, और एक ठीक रोड हो, मतलब ना बहुत अच्छी हो, ना बहुत स्पीड से भागे, और ना ही बहुत उबड़ खाबड़ रास्तों से चलें। एक कांस्टेंट स्पीड से होनी चाहिए। अब जिसको आप 24-24 घंटे बिजली दे रहे हैं, उसको अगर ये बिजली अब 16 घंटे मिलेगी तो जाहिर सी बात है ये चीज़ अखरेगी। तो हम चाहते हैं कि हमारे साथ कुछ यूजर भी जुड़ जाएं, तो वहां से हम उनसे भी बात करें। आपको देखने को मिलेगी, जो मुझे मेरा आंकड़ा कहता है कि गढ़ के हिसाब से अगर हम बात करें। अब गढ़ का मेरा मानना ये है कि गढ़ में विकास होता है, ठीक है विकास होता है, और लेकिन कुछ समस्याएं भी होती हैं। समस्या ये होती है कि जैसे लोग कुछ अगर कहना चाहते हैं तो वो कह नहीं पाते। फिर वो हमें उतरई जो गांव था जसवंत नगर वाला, वहां पे भी एक मिले, और हमें सैफई में भी एक शख्स मिले। वो सामने तो कह रहे थे कि हम वोट देंगे वो, लेकिन वो कह रहे थे कि हमारी कोई समस्या होती है तो हम किससे कहें, कोई सुनता नहीं है वो। और फिर बड़े बड़े नेता जब अपने गढ़ होते हैं तो वो सोचते हैं कि हम मतलब वोट तो मिल ही जाएगा वो, तो वो भी एक चीज रहती है। तो गढ़ अब ढहने भी लगे हैं। गढ़ कई जगह मैनपुरी से सीटें निकली हैं, इटावा से निकली हैं, राहुल गांधी की जो सीट थी वहां से वो अमेठी हारे हैं वो। तो जो गढ़ ना टूटने भी चाहिए, क्योंकि अगर टूटेंगे तो फिर जो जो तोड़ेगा गढ़ वो बहुत मेहनत करेगा वहां पे अपनी जमीन पक्की करने के लिए, और जिसका टूटेगा गढ़ वो फिर अगली बार और ज्यादा मेहनत करेगा कि मेरा गढ़ बना रहे। और वो राहुल गांधी का देख लीजिए, चाहे आप यहाँ सैफई और वो इटावा में देख लीजिए,
तो वो गढ़वाली राजनीति वो है कि भाई ये टूटने चाहिए। ये एक अ, एक हकीकत तो ये होती है, जैसे उतराई में हमें देखने को मिली कि बेशक शिवपाल यादव विधायक सारी कुछ चीजें रहीं, लेकिन वो गांव में नहीं आए। गांव में आज भी आप देखो सड़कें बहुत बेकार हैं, वहां का जो अम्बेडकर पार्क है वो बेकार है, लेकिन लोग कहते हैं कि फिर भी हम साइकिल को ही वोट करेंगे। हम्म, तो ये नेताओं में भी धारणा बन जाती है कि हमारा क्षेत्र है, हमारा कुनबा है, हम तो यहाँ से जीत ही जाएंगे। हालांकि वो यहाँ पे ज्यादा रह नहीं पाते, आते नहीं है। ये ठीक वैसे ही है कि अखिलेश यादव कितने दौरे, सुबह आते हैं 2 घंटे के लिए ये आए, एक ठीक है, घंटे के लिए आए। चलिए सैफई में तो उनका घर तो आए चाहे ना आए, कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन अब वो जो उतराई गांव था, उनकी क्या गलती है? वो हर बार वोट भी करते हैं। अब अब जो सरकार दूसरी आएगी वो नहीं करेगी वहां पे कि भाई इनका गढ़ है। लेकिन जिनका गढ़ है वो उस गांव में कितना कर रहे हैं? उस गांव में देखा आप कीचड़ कितनी थी, एक अम्बेडकर पार्क है जो टूटा फूटा पड़ा है वो। तो उन्हें तो नुकसान है, जबकि वो वोट उस पर ही देंगे। वो हम्म वोट भी जा रहा है उनका, और वोट के बाद जो उन्हें मिलना चाहिए, बुनियादी सेव जरूरतें पूरी होनी चाहिए, वो पूरी नहीं हो पा रही उनकी। सबसे बड़ी बात आज का जो वोटिंग हुई है, सबसे जनता खुद जागरूक भी नहीं हो रही। मुझे नहीं लग रहा, पता नहीं क्यों जनता निकल के वोट नहीं करना चाहती है, जनता जाकर के मतदान नहीं कर रही। आज की वोटिंग परसेंटेज देखिए आप, कितने, इतना सब कुछ जागरूकता के बाद, इतनी सारी चीजों के बाद लोग वोट करने नहीं पहुंच रहे हैं। कम हुई है कितना बहुत। कम वोटिंग परसेंट हुआ है। और ये भी एक हकीकत रही है कि जब जब वोटिंग परसेंट कम होती है तो सरकार रिपीट होती है, क्योंकि वो सत्ता तंत्र हावी हो हाँ, जाता है लेकिन उस अभी पर। पहला चरण है भी है, तो फिर अभी इसमें ज्यादा हाँ, कुछ कहा नहीं जा सकता, अभी तो कई सारे चरण बाकी है। लेकिन आज की अगर हम अलग तरह से देखें तो पश्चिम में खेल थोड़ा सा गड़बड़ एक हमारे हुआ है जो। दर्शक है अनीस सिद्दीकी, ये हाँ, पूछ रहे हैं कैसे हैं हम। बढ़िया है, आप कैसे हैं? तो ये और आज का जो पश्चिम क्षेत्र में हुआ है उसमें थोड़ा सा जो मामला अभी तक कहा जा रहा था कि पश्चिम में क्षेत्रों में बीजेपी का बहुत खात्मा चल रहा है, वो आज मुझे लग रहा है कहीं ना कहीं देखिए चीजें वो देखने को मिली है। जो एक नैरेटिव है, मीडिया का जो नैरेटिव बनाया हुआ है, वो काम कर रहा है मतलब कि उन्होंने जो कि देखिए, मुझे सबसे खराब चीज वो लगती है कि अगर आप परेशान हैं, आप किसी नेता किसी सरकार से परेशान हैं, आप आपको दिक्कत हो रही है, फिर भी आप ये कह रहे हैं कि हम वोट, एक वो गढ़ वाली बात हो चाहे दूसरी बात हो, कि हम वोट नहीं देंगे, वो सबसे ज्यादा दिक्कत वाली बात है कि वहां पे कोई दूसरा कुछ नहीं कर सकता फिर। जैसे कोई जागरूक करने वाले लोग जाए वहां पे, वो कहे नहीं हम वोट तो नहीं देंगे चाहे वो काम हो ना हो, तो फिर उसमें आपकी दूसरा मदद नहीं कर सकता कोई फिर। वो आपको जागरूक होना चाहिए, पढ़ना चाहिए, तब आप समझ पाएंगे कि आपको कौन कैसे पागल बना और रहा है। सबसे बड़ी बात ये होती है कि गढ़ बचाने की एक सबसे बड़ी चुनौती इसलिए भी होती है क्योंकि वहां पर एक बड़ा चेहरा उतारा जाता है। हम्म। और बड़े चेहरे को उतारने में ये जो पार्टी होते हैं ना, कहते हैं ना, सब वही कहावत है कि गाँव गाँव में कह दी जाती है कि एक ही थाली के सब चट्टे बट्टे होते हैं। तो जाहिर सी बात है कितनी क्षेत्रीय पार्टियां लड़ रही हैं चुनाव, कितनी नेशनल पार्टियां चुनाव लड़ रही हैं। अब वो उत्तर प्रदेश में आकर के लड़ रही हैं तो उंगलियों पे आप जो जीतने की कवायद कर सकते हैं वो 2-3 पार्टियों की ही कर सकते हैं जो उंगलियों हम्म। पे हैं। तो एक तरीका ये भी होता है कि जो गढ़ वाली सीट होती है, जब कोई बड़ा किसी पार्टी का प्रमुख चेहरा लड़ रहा होता है हम्म। तो उसके जो विपक्षी पार्टी होती है वो थोड़ा सा डाउन कैंडिडेट एक, उतारती है। हाँ नहीं, ये एक हकीकत ही है। बात कर लेते हैं, करहल वाली जो है, जो बहुत अहम सीट है, जिसमें अखिलेश हम्म यादव लड़ रहे हैं समाजवादी पार्टी की तरफ से और बीजेपी की तरफ से। क्या नाम है उनका, मिनिस्टर है जो करहल से, बघेल। आगरा से आए हुए हैं हाँ एसपी हाँ, सिंह एसपी बघेल। सिंह बघेल। हम्म मिनिस्टर भी हैं, सांसद भी हैं, और वो लड़ रहे हैं यहाँ से। तो मुझे लगता है कि आपने इतने बड़े नेता के सामने सॉरी, आपने आरपी एक, सिंह शायद नाम। नहीं नहीं, एसपी सिंह एसपी। बघेल है, एसपी सिंह बघेल को उतारा है, जो हम्म मिनिस्टर भी हैं और सांसद हैं। तो आपने अखिलेश यादव के सामने उतारा है, हम्म वो बहुत मजबूत हैं, और आपने उनके सामने उतार दिया। तो मुझे लगता है कि आप अगर किसी बड़े नेता के सामने उतार रहे हैं, और आपको पता है कि जीतना मुश्किल है यहाँ पे, तो आपको वहां का जो लोकल आदमी है, जमीनी आदमी, उसे उतारना चाहिए। हम्म अब आपने उतारा है कि जब मैंने कई लोगों से पूछा कि इनका कुछ नाता है यहाँ से, एसपी सिंह बघेल का, बोले यहाँ से कोई नाता नहीं है, नया के रहने वाले हैं ये, हम्म बस मंत्री हैं, इसलिए यहाँ से चुनाव लड़ रहे हैं वो। अब वो आएंगे और बस तो किसी से बात करेंगे नहीं करेंगे, और जितना मुश्किल लोग बता ही रहे हैं, क्योंकि जितने लोगों से बात की सब कह रहे हैं कि भैया यहाँ पे अखिलेश यादव ही जीतेंगे और रिकॉर्ड बनाएंगे, इस तरह से बात हो रही है। तो वो या तो आपको वहां पे कोई जमीनी नेता को खड़ा करते, भले ही वो हारता है कि उसकी पहचान तो बनती। अब वो मंत्री आए, उन्होंने इस्तीफा भी नहीं दिया, और वो फिर जीत के हार के जो भी होगा वो चले जाएंगे। वो अगर हार भी गए तो अपना मंत्री तो है ही वो, सांसद भी हैं। तो तो ये हकीकत होती है कि ऐसे ये इंटरनल पॉलिटिक्स होती है, पॉलिटिक्स का एक
आधार स्तंभ ये भी होता है कि किस तरह से इंटरनल पॉलिटिक्स की जाए। उसी तरह से आप देखो, जैसे केंद्र सरकार में सिर्फ दो ही आपको सरकारें, एनडीए और यूपीए, ये दो ही मिलेंगी। तीसरी अभी कोशिश भी नहीं कर पा रही है, और तीसरी मुझे नहीं लग रहा आने वाले कई सालों तक कोई तीसरी बड़ी पार्टी खड़ी होगी। वो एक अलग विषय है कि कभी एक बदलाव बयार हो जाए, एक साथ आ जाए, तो वो अलग का काम है। लेकिन ये ठीक वैसे ही है, ऐसे ही इस प्रदेश में होता है। तो पार्टियों के जो कैंडिडेट उतारे जाते हैं, अब आप बसपा के कैंडिडेट्स देख लो किस तरह से उतारे गए हैं। उनकी अगर आप बात कर लो तो ऐसे ऐसे कैंडिडेट्स उतारे गए हैं जिसमें आपको खुद सोच करके लगेगा कि जाहिर तौर पर ये कहीं ना कहीं किसी पार्टी को फायदा ही पहुंचा रहे हैं। ये ठीक वैसे ही है जैसे रामगोपाल यादव आज वहां पर अपनी एक सभा में कह गए कि जो बसपा का कैंडिडेट वहां से इन्होंने उतारा है इटावा की सदर सीट से, संटू, तो संटू जी को जो टिकट दी है वो उससे पहले समाजवादी पार्टी में थे। अब समाजवादी पार्टी से भी कुछ ही दिन पहले अलग हुए, बसपा से उनको टिकट मिली। संटू जी ने वहां पूरे क्षेत्र में फैला दिया है कि समाजवादी पार्टी ने हमको बोला है और रामगोपाल यादव का आशीर्वाद है हमारे ऊपर, और बसपा से हम चुनाव जीतेंगे, ये पूरे साफ भी कर दिया। और आज रामगोपाल ने साफ भी कर दिया। जब हुआ ये, जब वो भाषण दे रहे थे, अपनी पूरी बात जब खत्म हो गई, तो जो प्रत्याशी थे सपा के, वो उनके आगे कान में बोला कि ये और क्लियर कर दो कि ये फैलाया जा रहा है कि जो बीएसपी के प्रत्याशी हैं वो उनका सपोर्ट आपको है, मतलब आपका सपोर्ट उनको है। तो उन्होंने बोल दिया कि भैया मेरा कोई सपोर्ट नहीं है, और वो हम हमारे यहाँ से गए इसलिए ऐसी बात कर रहे हैं। और वो कुछ कहने भी वाले थे, बड़ी जैसे होता नहीं है इनफॉर्मली आप कुछ भी बोल देते हो अपने कार्यकर्ताओं से, लेकिन फिर रामगोपाल को याद आया कि अरे मैं तो मंच पर खड़ा हूँ, सामने कार्यकर्ता मौजूद है, उसके साथ मीडिया के भी कुछ पत्रकार भी मौजूद थे। तो वो आप हमारे लाइव में देखेंगे, हमने उसी वक्त वहां पे मौजूद थे और हमने एक फेसबुक लाइव किया था। रामगोपाल यादव की जो स्पीच थी, जो भाषण दे रहे थे, उसको भी हमने इस पर ब्रॉडकास्ट किया था। और उसी में जब वो आ रही थी तो हमने वहां पर उनको सुनाया, और वो साफ तौर पर ये कहते दिख रहे थे वहां पे कि अगर ये मीडिया वाले बंधु हैं, अगर ये ना होते तो फिर हम वहां पर कुछ बड़ी बात ऐसे कहने वाले थे कि अगर वो ना होते तो उनको घसीट और पता नहीं क्या क्या वो बोलने वाले थे। लेकिन फिर वो चुप हो गए कि यहाँ पर कुछ पत्रकार भी हैं, अब वही हमारा वायरल कर देंगे। तो ये हकीकत होती है। अच्छा, ये तो हो गई थोड़ी राजनीतिक बातें, नेता नगरी जो आज हमने दिन भर में देखा है। उसी के साथ कुछ अलग चीजें भी देखी, जैसे इटावा में एक गोलगप्पे की मशीन देखी हमने। तो वेंडिंग मशीन ये देखी, जो मशीन पहली बार हमने देखी है हमने। कि यहाँ पे खास तौर पर इटावा के अंदर की बात बात कहीं भी नहीं देखी वो। हाँ, नोएडा से हम निकल गया, जब लेकिन हम वहां पर नोएडा हमें दिल्ली कहीं वहां नहीं से आ रहे हैं तो वहां हमने नहीं देखी, लेकिन यहाँ पहली बार देखी है। और जब बाद में लोगों ने बताया कि ये जब कोविड की दूसरी लहर थी तब ये बनाई गई है, और इसलिए कि इसमें हाथों का इस्तेमाल ज्यादा ना हो। जगह का नाम मुझे साफ नहीं आता, बहरहार क्या था, बसेर है, बसरेर है, बसरेर। हाँ एक कस्बा पड़ता। हम्म। तो वहां था वो, और उसमें आपको वो गोलगप्पे दे देते हैं, और उसके बाद जो पानी वाला है वो सब अलग अलग तरह का पानी, और चार उसके पांच तरह उसमें का सबसे पानी बड़ी बात है कि मिलेगा। सेंसर भी लगा है उसमें। आप गोलगप्पे उसके नीचे करो और उसमें पानी अपने आप वो नीचे आता है, भर जाता हो। लेकिन उसमें एक दिक्कत थी कि प्रेशर इतना ज्यादा था उसका कि गोलगप्पे में कई बार वो छेद ही हो जाता, नीचे टूट कर जाता देता था वो। था, और वो पानी बह भी बहुत सारा हाँ, जाता था। तो वो बढ़िया चीज है वैसे वो। और 5 तरह का पानी मिलेगा, हींग पानी, पुदीना पानी, लहसुन का खट्टा मीठा पानी, पानी। खट्टा मीठा पानी, सादा पानी, तीखा पानी, 4-5 तरह का पानी भी हाँ, था। हम यहाँ और पे जब, सबसे बड़ी बात वहां पर यहाँ पर ये है कि आपको 10 रुपए में हाँ 6 बतासे खाने को मिल जाएंगे, जबकि अदर जगह पर आप खाओगे तो कहीं 4। नोएडा में अब तो 4 से 3 तक हो गए हैं, और कई जगह 2 बचे हैं वो तो। लेकिन हाँ, यहाँ पे जब आप आएंगे तो यहाँ बढ़ रहे हैं। 10 की 6 खाने को और मिलेंगे। हमने जसवंत नगर में भी खाए थे, तो वो बड़ी मोहब्बत से खिला रहे थे वो, और 6 खिला रहे थे। और इन जो होता है ना, कई तरह का जो पानी होता है इसमें बहुत टाइम लगता है, तो उनकी एक तरह से कमाई कम होती है, लेकिन वो स्वाद पूरा देते हैं आपको। ये चीज देख रहा हूँ मैं कि एक इधर तो ये गोलगप्पे और इस तरह की चीजें काफी पसंद करते हैं लोग यहाँ पे, इधर इटावा, सैफई, फरुखाबाद, फिरोजाबाद, इधर ये। अब देखते हैं। एक चीज की मुझे कमी अभी तक दिख रही है, और पता नहीं उज्जवल, मुझे तुम्हारी तरफ जाऊं तो शायद उम्मीद है कि मैं चाहता हूँ कि जब मैं कहीं हम जा रहे हो रास्ते में, और फिर मैं गाड़ी रोक के उस तरफ जाऊं जहाँ एक किताबों की दुकान हो कोई। जैसे अभी हम देखते हैं खाने की चीज बढ़िया मिले, तो मैं चाहता हूँ एक कोई किताबों की दुकान ऐसी मिल जाए और हम जाएं उस पे। लेकिन अभी तक मुझे, कितने हमने शहर कर लिए, हम एनसीआर से मेरठ, मुजफ्फरनगर, कहाँ से यहाँ तक आ गए हम, लेकिन हमें कोई अभी तक एक किताबों की दुकान नहीं मिली है कहीं भी कि हम जाएं। इसकी हकीकत ये भी है कि वो एक व्यापार है, और व्यापार जरूरत के हिसाब से खोला जाता है। आज की इतनी जो युवा है, आपको कितना लगता है कि कितना युवा आजकल पढ़ने लिखने का शौकीन है? वो नहीं होता है, तो जाहिर तौर से इन क्षेत्रों में वो चीजें नहीं देखिए, खुलती मैं हैं। फिर इस बात पे फिर यही कहूंगा, हाँ ये ठीक है कि ये घाटे का व्यापार है,
लेकिन कुछ लोगों को, जिन्हें शायद, बहुत से ऐसे लोग होते हैं कि जिन्हें सिर्फ शौकिया तौर पे ही करना है, उन्हें ज्यादा पैसे की, जिन्हें, उनके लिए खोलना चाहिए। जैसे बहुत से कहते हैं ना कि अच्छी फिल्मों कौन देखता है या अच्छी न्यूज कौन देखता है, तो वो आप पहले उन्हें ऑप्शन दो। आप देखने वाले हैं अब भी। जब मैं लिखता हूँ फेसबुक पे कहीं भी, तो लोग कहते हैं कि अब जो आप लिखते हो वो कोई नहीं पढ़ता, सबको सनसनी चाहिए वो। तो मैं कहता हूँ ठीक है, मेरा काम जो है वो मैं कर रहा हूँ, मैं लिख देता हूँ, उसके बाद जो पढ़ने वाले तो आते हैं। आप लोग, कई लोग खोज खोज के पढ़ते हैं, ऐसी ही कई किताब हैं, लोग ढूंढ ढूंढ के, जब कोई दुकान सामने होगी तो लोग वहां पे जाएंगे। तो तो इस तरह से होनी चाहिए, अभी तक हमें कहीं नहीं मिली है। ये आपको कानपुर तक मिल अब सकती उम्मीद है, है कानपुर कानपुर, में अब उम्मीद देखते है। हैं अगर मिलेगी नहीं मिलेगी वो। और कानपुर के बाद आगे कानपुर में तो हैं, कुछ दुकानें हैं जो आपको मिलेंगी, और उसके साथ आप जब लखनऊ बढ़ेंगे तो वहां भी आपको देखने को लखनऊ मिलेगी। का इंतजार है, लखनऊ। फिलहाल इस चीज का तो सफर में नहीं मिलेगी, ये जो मेरा अनुभव कहता है वो तो नहीं लेकिन होगा, बहुत जरूरी फर्रुखाबाद चीज है, में और कभी वो होगा। है नई चीज वो, क्योंकि अब लोगों के हाथ में फोन बढ़ते जा रहे हैं, और फोन से आप देखिए, मुझे लगता है सबसे ज्यादा जो दिमागी तौर पे लोगों को अपंग किया है, वो फोन ने ही किया है। आप उन्हें समझा नहीं सकते। फिर हम बात करते हैं कि आप वोट करो, इस तरह से वोट करो, काम पे वोट करो, कहते हैं नहीं, हमें तो देखते हैं व्हाट्सएप पे ये हुआ ये हुआ, तो वो चीजें बहुत नुकसान कर रही हैं। इसलिए किताबों की बहुत जरूरत है। अगर कोई किताब प्रेमी कोई ऐसा हो, तो भैया वो कहीं दुकानें वुकानें शुरू करे। वो नोएडा में बहुत कमी दिखती है, यहाँ भी कमी दिख रही है। देखते हैं कब पूरी होती है वो तलाश। जाहिर तौर से अब ये देखना है होगा, वो आपको तलाश कानपुर और लखनऊ भी चलते पूरी हैं हो आपके सकती है, शहर में, प्रयाग देखते हैं। तो। और उसके बाद बढ़ेंगे तो फिर किताबें कई मिलेंगी, आप प्रयागराज जाइए, वहाँ बनारस जाइए, यहाँ सब कई सारी जगह पे मिलेंगी। लेकिन इस क्षेत्र में अभी, इस साइड पश्चिम क्षेत्र की अगर बात करें जाहिर तौर पर, तो वहाँ पर अभी कमी है। आगरा में हो सकता है एक बारी को हो, लेकिन बाकी इस क्षेत्र में अभी कमी है। तो फिलहाल हम कल करहल करहल भी करहल है, रहेंगे मैनपुरी है, और ये मैनपुरी रहेंगे। जो क्षेत्र है, जिनकी नजर सब पर, सबकी नजर इन पर है। हम्म। क्योंकि यहाँ पे पिछली बार उलटफेर हुआ था, अभी मैनपुरी में भी बात हो रही थी, मैनपुरी में भी लोग कह रहे हैं कि उतना आसान है नहीं किसी के लिए भी, ना मौजूदा सरकार के लिए और ना सपा के लिए, जो गढ़ माना जाता है। मतलब एकदम फाइट बढ़िया वाली है यहाँ पे। इटावा की जो सदर सीट है, उस पर भी ऐसी फाइट है। और कई सीटें ऐसी हैं, फिरोजाबाद और ये सीटें, जहाँ पे अच्छी फाइट है। मतलब कोई आप कह नहीं सकते, इस बार हर जगह ऐसा ही है कि आप, लहर नहीं है किसी की। आप फाइट, मतलब सीट टू सीट फाइट है, मतलब सब, हर सीट का अलग अलग समीकरण है वो। कई बार समीकरण ये भी है कि वहां पे कैंडिडेट कैसे उतारे हैं। कई बार लोग कह रहे हैं कि सपा ने कैंडिडेट खराब उतार दिए हैं, बीजेपी ने उतार दिए हैं, तो वो हर सीट का अलग अलग समीकरण और है आप वो। पूरे उत्तर प्रदेश में जो गढ़ की सीटें हैं उनमें हम्म। सदर सीट देखेंगे तो वो हमेशा गड़बड़ करती है। गड़बड़ करती है। कन्नौज सदर सीट की बात छोड़ दें, क्योंकि वो समाजवादी पार्टी का गढ़ है और वहां पर समाजवादी पार्टी का प्रत्याशी ही जीतता है। इस बार हालांकि एक अलग चीज होने वाली है, क्योंकि सदर सीट से ही जो सपा का प्रत्याशी लगातार रह रहा है अनिल दोहरे, उसकी जगह पर भाजपा हाल ही में जो अभी जो लखनऊ कानपुर में कमिश्नर थे असीम अरुण, उन्होंने त्यागपत्र दिया और उनको कन्नौज से टिकट दिया है। अब इस बार देखना अहम होगा कि कहाँ क्या होता है। लेकिन सदर सीट जो होती है, मुझे लग रहा है वो गेम चेंजिंग होती है। वो हर हम्म। बार की कहीं भी, आप चाहे इटावा की सदर सीट की और बात कर बाकी लो, कहीं की बात इस करो, वीडियो के आखिर में फिर वो होगा। मैं फिर वही कहूंगा कि जब भी आपके पास कोई नेता है, तो जो उनका गृह क्षेत्र है, जो उनका गढ़ है, हम्म। आप उनसे ये जरूर कहें कि जैसा आपने वहां किया है काम, वो हमारे गांव में, हमारे क्षेत्र में क्यों नहीं कर सकते आप? फिर आप उसका अदा ही कर दीजिए, तो हम फिर आपको क्यों वोट दें? हम जाहिर क्या तौर से। क्या फिर करें? अगर मतलब हम ये सोचें कि हमारे यहाँ कोई पैदा होगा तो हमारा गांव का विकास ऐसे होगा, तो वो और जरूर करना सबसे चाहिए बड़ी नेताओं बात, को। अपने क्षेत्र की जो समस्याएं हो, तमाम चीजें हो, उन पे वो ही आप वोट हमें कीजिए आप, हाँ। वोट भी कीजिए और आप हमें भी बताइए, क्योंकि हम आपके शहर तक आ रहे हैं, आपकी विधानसभाओं को कवर कर रहे हैं। आप गांव से हो, शहर से हो, किसी भी क्षेत्र, किसी भी कोने से हो, एक बार हमें बताएं तो हम वहां पर आने की पूरी कोशिश करेंगे, देखिए आप, आपसे जुड़ने की कोशिश करेंगे। ये भले ही सोशल मीडिया को बहुत छोटा समझा जाता हो, हम्म। और बड़े नेता कह भी देते हैं कि अब यूट्यूब चैनल बहुत खुल गए हैं, लेकिन जो आपके कोने को, घर घर तक आ रहे हैं, मतलब आपके गांव में भी आ रहे हैं। हम कई गांव में ऐसे गए जहाँ लोग कहते हैं कि पहली बार मीडिया आया है यहाँ पे, पहली बार कोई बात करने आया है। जो बड़े बड़े चैनल हैं, उनके पास टाइम नहीं है, उनके पास पैसा है, स्टूडियो से बात करते हैं, वो बहुत पैसा, उनके पास मशीन है अच्छी अच्छी। लेकिन हम आ रहे हैं क्योंकि हमें लगता है कि आपकी आवाज उठानी चाहिए, वरना वो वही समीकरण बना देते हैं। मतलब आपके क्षेत्र के सर्वे आप, वो वहीं पे चला देते हैं स्क्रीन पर, बिना आपसे पूछे। तो जरूरत हमें आपकी है और आपको हमें है। तो फिर साथ बनाए रखिए और जुड़ते रहिए, और जहां जहां हम जाएं,
और आप भी बताइए कि हम कहाँ पर आए, या कोई ऐसा वो हो खबर जो हम कवर करें। और उसी के साथ आपको जो आपके क्षेत्र के प्रत्याशियों के इंटरव्यूज वगैरह होंगे, उनकी क्या बात है, क्या राय है, आपके क्षेत्र की जनता क्या कह रही है, लोगों के क्या मुद्दे हैं, क्या उनका बात निकल के आ रही है, क्या ओपिनियन पोल्स आपके क्षेत्र के कह रहे हैं, उसके लिए सबसे पहले तो आप जो सबसे पहले आपको रिपोर्ट हमारी देखने को मिलेंगी, जो भी इंटरव्यूज होंगे, जो भी रिपोर्ट्स होंगी, ग्राउंड रिपोर्ट्स होंगी, वो आपको हमारे यूट्यूब पेज पर देखने को मिलेंगी। तो आप उसको सब्सक्राइब करके बेल आइकन जरूर दबा लीजिए, क्योंकि बेल आइकन से क्या होता है, वो घंटी जैसा दिखता जरूर है, लेकिन घंटा बजाने का मतलब, मंदिर में जाते हैं तो आप घंटा बजाते हैं, घंटा बजाने का मतलब ये होता है कि भगवान आपकी पहले सुन लें। ठीक यही यूट्यूब पे भी यही होता है कि आप जब घंटा बजा देंगे तो जो रिपोर्ट होगी हमारी वो सबसे पहले आपको देखने को मिलेंगी। तो आप उतनी पहले से पहले उन चीजों को देख पाओगे और उन चीजों को समझ पाओगे। उसके साथ ही अगर आप फेसबुक पर भी अभी तक आपने लाइक नहीं किया तो यहाँ कर लो, क्योंकि यहाँ पे आपको अलग चीजें देखने को मिलती हैं जो यूट्यूब पर नहीं होंगी। तो दोनों ही प्लेटफॉर्म हमारे आपके लिए जरूरी हैं, और आप हमसे इन्हीं दोनों प्लेटफॉर्म से कमेंट करिए, मैसेज करिए, अप्लाई करिए, कहीं से भी संवाद करिए, हमसे बातचीत करिए, तो हम यहाँ से भी जुड़ने की पूरी और रिप्लाई करने की पूरी कोशिश करते हैं। तो हमें बताइएगा जरूर, हमारे साथ जुड़िएगा जरूर। बाकी हम आपको जो अपडेट्स होती है वो हमारे इन्हीं ऑफिशियल पेजेस पर मिल जाती है, और आपको सिर्फ यही इन्हीं पेजेस पर मिलेगी, बाकी कहीं नहीं मिलेगी। तो आप जहां भी पहुंचते हैं, जहां का भी क्षेत्र कवर करते हैं, उससे पहले हम आपको यहाँ पर अपडेट जरूर देते हैं, जिससे कि आप वहां आ जाएं और हमसे जुड़ें। तो हम आपसे जुड़ते हैं, आप हमसे जुड़िए, हम आप पर भरोसा कर रहे हैं, आप हम पर भरोसा करिए। उम्मीदों पर हम बेशक पूरे 100% खरा उतरने की कोशिश करते हैं। तो फिलहाल अब वक्त हो रहा है, 12:30 बज रहे हैं। हम अब जा रहे हैं, थोड़े आराम आराम की ज़रूरत होती है, दिन भर से काफ़ी सारी चीज़ें होती हैं, तो हमें इजाज़त दीजिए। और आप सब भी अपना काम करिए और उसी के साथ हमसे जुड़ने की कोशिश करिए। फिलहाल हम इजाज़त लेते हैं। शुभ रात्रि। जो अभी देख रहे हैं उनको शुभ रात्रि, जो कल फिर देखेंगे इसको उनको गुड सुबह मॉर्निंग। की गुड मॉर्निंग हो जाएगी। तो फिलहाल इजाज़त दीजिए। बहुत धन्यवाद। शुक्रिया।